रह के गुमसुम भी कभी नाम हुआ करता है, चुप रहने से भी कभी काम हुआ करता है, छीन ना बढ़ के ना आता हो साकी के, खाली ऐसों का ही जाम हुआ करता है। जुडिशरी के खिलाफ हो, नेतागर्दी के खिलाफ हो, पुलिस के खिलाफ हो, कहीं भी हो, वकील सबसे पहले उठ के खड़ा होता है। सबसे पहला आंदोलन वकील के द्वारा होता है, जब भी सिस्टम को सुधारा जा सकता है। मैं आपसे बड़ी चुनौतीपूर्ण चुनौती के साथ आपसे पूछता हूँ, आप एक चीज बताइए कि एक आंदोलन जुडिशरी के खिलाफ हो या जुडिशियल रिफॉर्म के खिलाफ कोई आंदोलन बताइए। बर्बाद दुरुस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, उस बाग की हालत क्या होगी जहाँ 7 उल्लू बैठा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और पॉडकास्ट में, जहां पर आज हम बात करेंगे कुछ एडवोकेट्स के साथ। ये एडवोकेट्स हमारे कुछ खास मुद्दों पे आपको सही सलाह देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें सुगंधा डॉट कॉम के बारे में। सुगंधा डॉट कॉम जो एक ऐसी वेबसाइट जो आपको देती है आजादी कि आप अपने ही घर के अंदर बैठे बैठे www.sugandha.com पे जाइए और इजीली अपना टीचर का चयन कीजिए। वो टीचर जो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में किसी भी विषय पे सामान्य ज्ञान से ज्यादा दे सकते हैं। जी हाँ, तो उसके लिए जाइए सुगंधा.com पे और ऐसे ही स्टूडेंट्स जो हैं अपने विषय के लिए बेस्ट टीचर्स का चयन भी कर सकते हैं, वो भी सुगंधा.com पे। तो अपने विषय के लिए तैयार हो जाइए। जिस विषय में आपकी थोड़ी सी पकड़ कम है, उसके लिए एक बेस्ट टीचर का चयन कर सकते हैं आप सुगंधा.com पे। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, जहां पर आज हम बात करेंगे लॉ के बारे में। ऐसे लॉ जो इंडिया में थोड़े से हटके हैं, फेमस है। और इसके लिए हमारे साथ साक्षात मौजूद हैं जेके शर्मा जी। स्वागत है आपका। जी हाँ, जेके शर्मा जी एडवोकेट हैं। 24 साल से अपना बेस्ट अनुभव और सामान्य ज्ञान के साथ जितने भी लॉ के फंडे हैं उनको क्लियर करते आए हैं। दुनिया में एक कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पॉडकास्ट के जरिए इजीली आप तक कनेक्ट होते हैं और सही लॉ की जानकारी भी देते हैं। स्वागत है सर एक बार फिर से आपका हमारे पॉडकास्ट में। और अब पहला सवाल जो आपकी तरफ आ रहा है सर, वो थोड़ा हटके है। वो थोड़ा हटके इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान में जो है कई अनुच्छेद होते हैं, कभी कुछ चेंजेस होते हैं। क्या लॉ जब बनाया गया था, जी। भारतीय लॉ, तो क्या ये विदेशियों से प्रेरित होके वैसा कुछ चलता आ रहा है जो कुछ लॉ कहते हैं कि अंग्रेजों के टाइम से है, जिनमें अभी भी सुधार की जरूरत है? हाँ, देखिए, सुधार की ज़रूरत जो होती है वो ताज़िंदगी होती है, इसीलिए हमने अमेंडमेंट का प्रोसेस रखा जहाँ तक संविधान की बात है। जो आपका दूसरा प्रश्न था कि हमारा पूरा का पूरा संविधान बोरोड संविधान है, यदि हमें क्योंकि कमी क्या है माथुर साहब, हम लोग जो है संविधान तो पढ़ते हैं लेकिन संविधान की पृष्ठभूमि नहीं पढ़ते कि किन परिस्थितियों में संविधान बना था, किन परिस्थितियों में हम आज़ाद हुए थे, कब 1950 में क्या परिस्थिति जिसके अंदर संविधान बना था। संविधान बनाने वालों में स्पेशली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनके वक्तव्यों को जरूर देखना चाहिए। संविधान सभा में जो डिबेट्स हुई थी उनको जरूर पढ़ना चाहिए। ये संविधान है, तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें क्लियर लिखा था कि ये बोरोड संविधान है। ये उस समय की नेसेसिटी थी, हालांकि उसके बाद हमने काफी इस संविधान को समय की कसौटी पे कसा है। बहुत बार हमने जो है इसमें अमेंडमेंट किए हैं। केशवानंद भारती का केस इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तो अमेंडमेंट की हमेशा जरूरत होती है क्योंकि कोई भी चीज अपने आप को परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती है और समय के साथ उसमें सुधार की जरूरत होती है और संविधान भी उसका अपवाद नहीं है। तो जैसे मैंने कहा मतलब साहब, हमने समय समय पे अपने को समय की कसौटी पे खरा उतरा है। अगर आप इतिहास का अवलोकन करेंगे, अगर आप लीगल जो जुडिशियल इतिहास का अवलोकन करेंगे, तो हम पाएंगे कि राजनारायण के केस में संविधान ने ही इस प्रजातंत्र को संदेश दिया है कि मैं इसका संरक्षक हूं, और इंदिरा गांधी को बताया कि यहाँ पर तानाशाही नहीं चलेगी। आप ये नहीं हो कि कुर्सी पर बैठने के बाद आप स्वयंभू नहीं बने हो। ये देश संविधान से चलता है। ये देश जब 26 जनवरी 1950 को जब हमने इस संविधान को अंगीकार किया था, तो हमने ये मान लिया था कि हर व्यक्ति, हर देश का हर सिटीजन जो है वो इस देश का नागरिक ही नहीं, इसका साझेदार है। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, मेरे कहने के पीछे क्या तर्क है, क्योंकि हर नागरिक मिलकर सरकार को चुनता है, जो सरकार हमारे हितों की रक्षा करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो संविधान बोरोड बेशक है, क्योंकि एक चीज और याद रखिएगा, अगर मैं अपनी पूरी तन्मयता से बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक अधिवक्ता के रूप में, एक नागरिक के रूप में यदि कहूं, तो मैं आपको फिर एक बार बात दोहराता हूं जो मैं बार बार कहता हूं। जो लिखी हुई चीजें होती हैं
वो लाइफलेस होती हैं। उनको जो जीवंत करने वाले हम खुद होते हैं। यदि हमारी इच्छा अच्छी है, यदि हर देश के नागरिक की, यदि जुडिशरी की, यदि राजतंत्र की, यदि नेतागर्दी की, हर की इच्छा अच्छी है, तो बुरे से बुरा संविधान भी परिपूर्णता को प्राप्त होगा और देश के उत्थान के लिए कार्यरत होगा। परंतु यदि आप उसको अपने कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे नेता हो, यदि वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है, यदि उनमें अपने कर्तव्य पालन की भावना नहीं है, यदि उनके अंदर वो शपथ जो उन्होंने ली है संविधान की सेवा करने की वो नहीं है, तो आप अच्छे से अच्छे संविधान के भी बुरे से बुरे परिणाम पाओगे। तो ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट ए लाइफलेस थिंग। द लाइफ गिविंग एलिमेंट्स आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, द एडमिनिस्ट्रेशन and the politicians and the other responsible persons who have taken the oath of the constitution. राइट सर, लेकिन आप बात कर रहे हैं 1950 से लेके अब तक का समय, जी जो कि 2026 चल रहा है इस जी वक्त। 2026 तक आते आते कई देखा जाता है कि लोग जुडिशरी में विश्वास ही खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि हमारे जो पैरवी करने वाले लोग हैं, यानी कि एडवोकेट्स लोग जो हैं, वो एक एक बड़ी रकम कमाते हैं। एक क्लाइंट के थ्रू जब कोई क्लाइंट आता है, उससे एक टाइम टू टाइम पैसा, ऐसी डिमांड्स रख दी जाती है कि हर पेशी पे उसको पैसा देना पड़ता है। अगर वो किसी से जमानत के कागज लगा रहा है, तो उसके लिए पूरा खर्चा, एक एक स्टैम्प पेपर तक के, एक 2 रुपए का स्टैम्प पेपर के लिए भी एडवोकेट उससे पैसा लेता है अलग से, अपनी फीस अलग लेता है। तो ये कागजों की कार्रवाई और इतनी से विश्वास तो खत्म सा होता जा रहा है लोगों का। देखिए ये बात ठीक है, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। लोग देखिए एक चीज याद रखिए, देश के नागरिक के रूप में जहां पर हमारे राइट्स हैं, जहां हमारे कर्तव्य हैं, वहां हमारे जहां हमारे राइट्स हैं वहां ड्यूटीज भी हैं। तो हम क्या होता है, हम अपने राइट्स चिल्लाते हैं, कभी भी ड्यूटीज नहीं पूछते। कभी भी देश का नागरिक इस देश से, जुडिशरी से, इस प्रशासन से सवाल नहीं सवाल पूछता। नहीं पूछता है। आप एक चीज याद रखिएगा, कहते हैं कि एक मैं आपको 1-2 लाइन सुनाता हूँ कविता की, उनसे आपको समझ में आ जाएगा, मैं जो आपकी बात का पूर्णतः उत्तर मिलेगा। कहते हैं, रह के गुमसुम भी कभी नाम हुआ करता है, चुप रहने से भी कभी काम हुआ करता है, छीन न बढ़ के ना आता हो साकी के, खाली ऐसों का ही जाम हुआ करता है। आप देखिएगा, जब हम आंदोलन करते हैं, किसी भी बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता है, तो उसके सामने सरकार झुक जाती है। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। आप प्रश्न पूछिए, कठिन से कठिन प्रश्न पूछिए। ये प्रश्न का आप मुझे बताइए, कितने नागरिकों ने इस तरह के प्रश्न पूछे कि ऐसा जुडिशियल एक्ट बनना चाहिए जिसके अंदर वकीलों की फीस फिक्स होनी चाहिए, जिसके अंदर ये होना चाहिए कि भाई ये सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हो गया है तो इतने से ज्यादा फीस नहीं मांगते, बावजूद इसके कि वकील को सामाजिक कार्यकर्ता समझा जाता है, सामाजिक सेवक समझा जाता है। हम प्रोफेशन, हमारा नाम का प्रोफेशन है, अदरवाइज हमें सामाजिक सेवक, क्योंकि हम अब लाभ के लिए काम नहीं कर सकते। तो आपको ये आवाज उठानी पड़ेगी, इस बात को नागरिकों को उठाना पड़ेगा, इसके प्रति नागरिकों को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। नागरिक कभी भी राइट्स के लिए लड़ता, कभी अपने कर्तव्य के लिए नहीं जाता। आप पूछिए 100 में से 100 होता क्या है? आप जब एक मुवक्किल वकील के पास जाता है तो उसको साम दाम दंड भेद से कैसी भी कहता है कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल फौजदारी का मुकदमा है, जी। तो उसके मन में एक ही बात होती है, क्योंकि उसने गलत काम किया होता है। वो कहता है भाई, किसी भी तरह से मेरे को जो है बाहर निकाल दो, चाहे 2 लाख लो, 4 लाख लो, जुडिशरी के नाम पे लो, वकालत के नाम पे लो, बेल बॉन्ड के नाम पे लो, गवाह के नाम पे लो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है, वहां पर क्या होता है कि जब आपको किसी चीज की प्राप्ति करनी है तो आपके लिए उसको प्रयत्न भी करना पड़ेगा और ईमानदारी से प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये बात मुवक्किल को, पहले मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं अभी अधिवक्ता हूं, अपने हित को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। एक पहला प्रश्न, पहला उत्तर इसका ये, क्योंकि इस उत्तर को मैं 2 भागों में बांटता हूं। दूसरी चीज क्या है, सरकार को ये भी देखनी चाहिए, आज हमारे यहाँ लाखों अधिवक्ता जो है एनरोल्ड हैं। आप देखिएगा, हर किसी के लिए पीएफ एक्ट है, किसी के लिए ग्रेजुएटी का एक्ट है, किसी के लिए कोई स्कीम है, किसी वकीलों के लिए क्या स्कीम है। वकील केवल और केवल अपने बलबूते पे जीता है। चाहे वो आप देखिएगा, सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज वकील सर, के मैंने खिलाफ। तो ये भी सुना है कि वकीलों को पेंशन वगैरह या कुछ कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पेंशन छोड़िएगा, आज हमारे साथ के बहुत सारे साथी कोरोना में निकल गए। आप मुझे बताइए, सरकार ने उनको 2 रुपए दिए हो तो इतने दिया, सिवा बार काउंसिल के। वो भी बार काउंसिल भी क्या होती है, बार एसोसिएशन जो हमारे फंड से बनती है, तो इनको कुछ नहीं मिलता, ये अपने दल पे जीता। और वकीलों का योगदान देखिए, लेके स्वतंत्रता आंदोलन से आज आज तक तक है। वकीलों का योगदान सबसे ज्यादा होता है। वकील ही विसल ब्लोअर होते हैं, वकील ही सचेत करते हैं समाज को उसके कर्तव्य के प्रति। जुडिशरी के खिलाफ हो, नेतागर्दी के खिलाफ हो, पुलिस के खिलाफ हो, कहीं भी हो, वकील सबसे पहले उठ के खड़ा होता है। सबसे पहला आंदोलन वकील के द्वारा होता है।
तो सर, जी, वकीलों की जो कार्रवाई होती है, जब हम कार्रवाई की बात करते हैं, क्या आप लोग जैसे एक मीटिंग करते हैं आपस में, किसी भी एक जनरली एक केस को हम लेके जी, चलते हैं, जी। तो क्या कहते हैं कि 4 या 5 वकील बैठ के एक केस पे जब मंथन करते हैं, हुँ, तो ये बात सच है कि आप हायर तो एक वकील को करते हैं, जी। लेकिन आपके एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली 4 या 5 वकील बैठ के एक ही केस को मंथन करा जाता है कि नहीं, अगर यहाँ से इतने एंगल का दिखता ही नहीं है तो सामने वाले ने केस कैसे किया, या वहां से अगर आईओ ने लिख दिया कि इस केस में इतनी दूरी से वार हुआ है, तो जी, आप उस चीज का बिल्कुल गणित के अकॉर्डिंगली मंथन भी करते हैं 4 जी, लोग बैठ के? जी। हाँ, इसका कारण क्या होता है, जब आप केस देते हैं, तो आपने कभी भी देखा होगा, एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है जिसका उत्तर भी बड़ा साधारण शब्दों में आना चाहिए। जब आप किसी वकील को हायर करते हैं तो ये देख के हायर करते हैं इसके पास कितने जूनियर है, इसका नाम क्या है, और आप वो जो पूरी ज़िम्मेदारी उस वकील को देते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे आप माथुर साहब एंकर हैं, माथुर साहब सबको पता है कि माथुर साहब अद्वितीय एंकर हैं, इनके शब्दों का कोई मैच ने ना तो मैच है, ना इनका जो है इनकी मोल है इनका। लेकिन आपकी भी अपनी टीम होती है। आप अकेले जो है सारा एक जना पूरा भार नहीं बोल सकते, इसलिए पूरे माथुर साहब इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते। उसके लिए क्या, माथुर साहब की पूरी टीम होती है, जो 20-22 लोग लगे हुए हैं, ये माथुर साहब की टीम के लगे हुए हैं। जब जाके ये प्रोग्राम आता है जो गुणवत्तापूर्ण होता है, और जिसको लोग भी लाइक करते हैं और फॉलोवर्स बनते हैं उसके, डे इन डे आउट आप देख रहे हैं कि आपका पड़ रहा है। इसी तरह से जो वकील होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक केस को पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को मैं आप उनको इश्यू दूँगा कि भई इस इश्यूज़ पे आप जजमेंट निकालिए, देखिए इसमें क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, कोर्ट ने इस विषय पे क्या कहा है। तो एक टीम होती है, और मैं समझता हूँ ये जो होमवर्क होता है, ये अच्छे वकील इस तरह का होमवर्क करते हैं, और ये होमवर्क जो होता है, ये क्लाइंटों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्या बात है! बहुत ही जानकारी बहुत ही ख़ास इस वक़्त दे रहे हैं शर्मा जी कि अपने साथ अगर आपको लगता है कि उसकी एंटायर टीम काम नहीं कर रही है, तो सर एक बात बताइए, जो ये टीम अगर काम नहीं करे, मान लीजिए अगर एक वकील है और उसने एक केस ले लिया और टीम काम ना करे और वो अकेला अपने आप को, वो जो कहते हैं ना कि पिक्चरों वाला सनी देओल बन के काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे देखते हैं कि हर एक को ऐसा लगता है कि नहीं, अकेला चना बाढ़ फोड़ लेगा। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, कहीं ऐसा कुछ है बिल्कुल ऐसे वकील? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देखिए क्या होता है, मैंने जैसा स्टार्टिंग में भी कहा, आपका आरंभ में कहा, आज की डेट में लोगों को चिंतन और मनन की कमी है। हमेशा से मैं एक बात को कहता हूँ कि प्रचार जो होता है वो विचार पे भारी पड़ता है। लोगों के दिमाग में हमेशा पिक्चर के सीन रहते हैं कि सनी देओल जो है उसमें हुँ। अदालत में चिल्लाता रहता है, ये 2.5 किलो का हाथ चड्डा-वड्डा इस तरह का। मेरे को अगर अगर मुझे सच में माना जाए, अगर मैं जज हूँ, तो मैं हर केस में उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो डालूँगा ही डालूँगा, साथ में प्रोफेशनल एथिक्स या मिसकंडक्ट के रूप में उनके जो है एनरोलमेंट है उसको भी कैंसल किया जाना चाहिए। ये जो कमी है ये सिनेमा की है, उसका कारण मैं बताता हूँ। सिनेमा जो होता है वो समाज का प्रतिबिंब होता है। आपने देखा होगा 70s से पहले जो पिक्चर आती थी, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, राज कपूर की पिक्चर आई थी जिस देश में गंगा बहती है। उसमें जो गाने से जब स्टार्टिंग होती है तो भारत का एक परिदृश्य बताता है कि भारतवर्ष क्या है, और वो भारत की एक सोच दर्शाता है। आज जो ये सिनेमा जो आया है, ये समाज का प्रतिबिंब बन के नहीं आया है। ये केवल एक विदूषित, मैं फिर अपने शब्दों पे जोर देके देता हूँ कि एक विदूषित एंटरटेनमेंट का कारण बन रहा है, और ये जो आने वाले बच्चे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी को रुपहले पर्दे पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बच्ची यदि किसी हीरोइन को रुपहले पर्दे पर देखती है तो उसकी तरह बनना चाहती है, क्योंकि इसका आपके जो आपका जो टेंडर जो एज होती है उसके ऊपर इसका जो है बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, तो वो उसकी तरह बनना चाहती है। इसी तरह से जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनमें चिंतन की कमी होती है, जिनकी साइकोलॉजी कमजोर होती है, वो सब सन्नी देओल बनना चाहते हैं। जैसा आपने देखा होगा, कोई पिक्चर आती है तो लंबे-लंबे बाल हो जाते हैं ये। हुँ। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और ये सत्यता से दूर होते हैं। आप यदि देखेंगे तो फ़िल्म के स्टार्टिंग में भी लिखा रहा था, ये एंटरटेनमेंट की, ये जो मनोरंजन की विषय वस्तु हो सकती है, सच्चाई से इनका कोई लेना-देना कोई नहीं होता लेना-देना था। नहीं है। तो जो वकालत जो होती है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, गरमाए प्रोसीडिंग्स होती हैं उनकी जो, और उनमें मेहनत होती है, दिन-रात की होती है। जज कोई ऐसे नहीं होते। आप देखिएगा, कोई भी आदमी 10 पेज पढ़ने में सो जाता है और वो 1000 पेज की फाइल पढ़ के आते हैं हाँ जज, जी। और साथ में वकील भी उनको पढ़ के आते हैं और एक-एक पेज बताते हैं। तो ये रात-दिन का अथक परिश्रम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक जजमेंट आता है। तो ये सन्नी देओल को तो 4 लाइन भी नहीं पढ़ सकता वो तो जो है। लेकिन सर एक बात सही है, सही वाली, जो अ, हमारी सरकारें हैं, जी। जो कोई भी सरकार आती है, तो कहाँ
क्या जुडिशली आज का दबाव में काम करता है सरकार के? देखिए, वो तो देखिए, बहुत सारे कुछ ओपन सीक्रेट होते हैं ऑफ कोर्स। सरकार के दबाव में करना नहीं चाहिए, पर होता है, होते हैं। होता है। होता है, पक्के 100% होता है। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं। एक लंबा विषय वस्तु है, पर मैं अगर नटशेल में या स्टेट में जिसको कहते हैं ना, टू हिट द नेल ऑन द टॉप यदि कहूँगा, हुँ, तो ये सर्वविदित है कि सरकार के दबाव में जुडिशरी काम करती आती है। है। यहाँ पर जो एक भाई-भतीजावाद वाली बातें आती हैं कि ये इसके लिंक निकल गए, वहाँ से चेंजेस कर लिया, जजमेंट चेंज हो जाती है, रातों-रात जजमेंटें चेंज हो जाती है। देखिए, ऐसा मेरी निगाह में नहीं है, भाई-भतीजावाद सब जगह है क्योंकि मानव है, मानव ही उस कुर्सी पे भी बैठता है, उस ल जो सर्वश्रेष्ठ कुर्सी होती है, उस पे भी बैठता है, तो वो कहीं न कहीं मानव होने के नाते आपके अंदर जो है वो धृतराष्ट्र की भावना आई जाती है कि दुर्योधन ही राजकुमार बनना चाहिए, ऐसा होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मैं फिर कहता हूँ, जनता को सवाल पूछना चाहिए और कठिन से कठिन सवाल पूछना चाहिए, कठिन से कठिन विरोध होना चाहिए, जब इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। मैं आपसे बड़ी चुनौतीपूर्ण चुनौती के साथ आपसे पूछता हूँ, आप एक चीज़ बताइए कि एक आंदोलन जुडिशरी के खिलाफ हुआ, जुडिशियल रिफॉर्म के खिलाफ कोई आंदोलन बताइए। आप जितने नहीं भी हुआ। आंदोलन हो रहे हैं, ये पेड आंदोलन होते हैं, जनता को बरगलाने के लिए आंदोलन होते हैं, कभी भी रिफॉर्म के लिए नहीं होते, सच्चे मन से नहीं होते। आप जो मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लेते हैं, चलो आपने मिनिस्टर का इस्तीफा दे दिया, आज मिनिस्टर के इस्तीफे देने से क्या वो सिस्टम सही होगा? सिस्टम वो सही नहीं हुआ। आपको रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको मनन करना पड़ेगा, आपको उसके कारण, जैसे मेडिकल हिस्ट्री में होता है ना कि पहले सिम्पटम देते हैं, जैसे फॉर हुँ, एग्जांपल आपको वायरल हुआ तो आपको पैरासिटामोल देंगे, आपका बीपी बढ़ रहा है तो आपको स्टोरवास देंगे, या जो है आपकी शुगर बढ़ रही है तो आपको टेल्मा देंगे। तो इसी तरह से आपको सिम्पटम्स को पहचानना पड़ेगा और उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। तो यदि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला समय बड़ा भयानक होगा और वो गर्त में ही जाएँगे। सर जो ये सिस्टम को चेंज करने वाली बात आती है, यहाँ पर वकीलों का क्या रोल है? मेन मुद्दा तो आपने जैसा बताया कि वकीलों के हाथ में होता है सच और झूठ को पारदर्शिता से बिल्कुल अलग करके निकालना। जो सच है, उसको सही तरीके से पेश करना। लेकिन वकीलों से जो लोगों का भय है कि भई पैसा ज़्यादा ले लेंगे, लंबा टाइम निकालेंगे, कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। बात पहले मुलाकात में बोलते हैं जी बिल्कुल 6 महीने, 7 महीने मैक्सिमम। बट उसकी कोई गारंटी कोई देने को तैयार नहीं होता। ये गारंटी वर्ड जो आता है जब, तो क्यों नहीं होता कि एक डिसाइड कर लिया जाए कि एक पहले से कि हाँ, मुझे मालूम है कि मैं इतने टाइम तक इस केस को निकाल के ही खत्म कर दूँगा। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, माथुर साहब, बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, हर खतरनाक सूत्र सुंदरता के पीछे आता है, ये याद रखिएगा। वकील गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ। अधिवक्ता के रूप में मैं कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ना मेरे हाथ में डेट देना है, ना मेरे हाथ में जजमेंट लिखना है। हर कानून के अंदर समय समय सीमा नियत की गई है कि आप इतने समय में, जैसे सिविल होता है कि भई इतने समय के अंदर आप जो है प्लेंट फाइल करेंगे, इतने में उसका डब्ल्यूएस होगा, ये है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसका एक कारण, मुख्य कारण क्या है? जुडिशरी के ऊपर पेंडेंसी का दबाव बहुत है। आप देखिएगा, जब भी कोर्ट स्टार्ट होता है तो उससे पहले उसकी कॉज लिस्ट आती है। कॉज लिस्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर केसों का वर्णन होता है। यूपी के अंदर मैं बता दूँ, दिल्ली तो आप स्वर्ग में बैठे हो। जैसे मेरे यूपी में भी मैंने बहुत सारा अनुभव मेरा यूपी का भी रहा है। जैसे जब भी जाता हूँ, मेरे वहाँ बहुत सारे यार दोस्त काम करते हैं, अधिवक्ता के रूप में। तो मैं देखता हूँ 300-300 केसेस लगे हुए हैं। जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, लखनऊ हाई कोर्ट जाता हूँ, तो देखता हूँ 100 केस, सवा 100 केस लगे हैं। ह्यूमनली इन केसों को डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि भई ये क्या करने जा रहे हैं। जजेस जो होते हैं बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं, जो 100 फाइलों को पढ़ के आएगा, आप उनके नाम पते भी नहीं लिख सकते, उनके अंदर की विषय वस्तु तो छोड़ दीजिए। तो जब एक जज 100 जजों को डिसाइड करेगा, वो भी क्या 10 से 4 बजे के बीच में करना, डिसाइड नहीं करना, उनको फाइल को पढ़ना भी है आपको जो है। जब किसी मुद्दे को, अगर किसी पॉइंट पे, किसी वस्तु पे या किसी बिंदु के ऊपर जब वाद-विवाद होता है, कोर्ट के अंदर जिरह होती है, तो वो घंटों ले लेता है। तो ऐसी अवस्था में 100 केसों को डिसाइड करना बड़ा पॉसिबल मुश्किल है। नहीं। एक कारण इसका ये है। दूसरा, जहाँ तक वकीलों की बात है, हम वकील कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं देता है।
क्लाइंट पहले से ही वर्कआउट करके जाता है आज की डेट के अंदर, जो वकीलों को 2 दिन में, इसलिए नहीं कह रहा अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ। हर क्लाइंट जो होता है, हर मुवक्किल जो होता है, वो अधिवक्ता को पहले से ही चयनित करके जाता है कि भई इस अधिवक्ता के पास जाना है, इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, उसका होमवर्क पहले से ही होता है। तो वकीलों को किसी तरह से दोष नहीं दिया जा सकता। सिस्टम सुधारने के लिए क्या है, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने पड़ेंगे। आपको अपना विस्तार करना पड़ेगा, जैसे अपने विंग्स को, अपने पंखों को बड़ा करना पड़ेगा। आपको सिस्टम के साथ इस सिस्टम को भी सुधारना होगा कि भई जैसे अमेरिका में चलता है कि एविडेंस जो होता है वो बाहर, कोर्ट से बाहर हो जाता है और वो लास्ट में क्या, अपने रिटन आर्गुमेंट तो टाइम बाउंड मैनर में होता है कि भई वो स्टॉप वॉच लगा देते हैं कि आप आध घंटे आप, आध घंटे आप। तो इस तरह पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको जिससे इसका सुधार हो सकता है। हम देखते हैं एक सिपाही, वो सबसे छोटे लेवल की बात बता रहा हूं, एक सिपाही अपने गृह जनपद में पोस्ट नहीं होकर हो सकता। उसकी पोस्टिंग क्या है, गृह जनपद से बाहर होगी। जैसे उत्तर प्रदेश का स्टेट है, वहां पर कोई भी जुडिशियल ऑफिसर होता है, वो अपने जनपद में पोस्टेड नहीं हो सकता। उसके पीछे का कारण सबको भाई भतीजावादी है। लेकिन क्या है, मेरे फादर सपोज करो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, जज हैं, और मैं वहीं पर प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो वो जुडिशरी किस दिशा में जाएगी, ये कठिन प्रश्न है जिसका उत्तर चाहिए। चाहिए किसे, जुडिशरी से जनता को चाहिए। सरकार को देना है इसका उत्तर। तो इस तरह के जब उत्तर आएंगे और संतोषजनक और पारदर्शिता के साथ उत्तर आएंगे, तो जुडिशरी की गुणवत्ता बढ़ेगी और लोगों की आस्था भी उसके अंदर बढ़ेगी और न्याय भी बढ़ेगा और खर्चा भी कम आएगा। उसका मैं एक कारण और बता देता हूँ। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, और अगर मेरे अब मैं ये चाहूंगा कि लोग जो है, मैंने जो बात कही है उसका जो है, उसको सत्यापित करने के लिए थोड़ा सा अध्ययन करें। मैंने देखा, मैंने खुद महसूस किया कि सपोज करो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका लड़का भी वहीं पे प्रैक्टिस कर रहा है। जब तक वो लड़का प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसका आईटीआर था 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। उसकी फीस थी 40,000 पर हेयरिंग, 2 लाख वैसे, 4 लाख वैसे। जैसे ही फादर गए, उनकी जगह दूसरा आया और उसकी फीस जो 40,000 थी, आज उसे 10,000 में नहीं पूछ रहा, वो धक्के खाता फिर रहा है। तो ये बात किस तरफ इंगित करती है, इस बात को भी सोचना चाहिए, इसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए। लोगों को इस बात के ऊपर ज्यादा जो है प्रदर्शन होना चाहिए और सरकार को दबाव में लाना चाहिए कि इसके लिए काम आपका करो। कहने का मतलब है इनडायरेक्टली वे में जो पैसा था वो जज के पास पहुंच जाता था, या एक मैं रिलेशंस का मेरा फायदा उठा के मेरा जो है नहीं मेरा पैसा कोई बनाया जा रहा था। मेरा माथुर साहब, इसमें मेरा कोई कहना नहीं। मैंने तो एक प्रश्न पूछा है, क्योंकि सजग आदमी जो होता है वो एक हम्म। प्रश्न पूछता है। और ये बात याद तो रखिए, ये आम जनता को बेसिकली समझ जाना चाहिए इन ये बातों के उनकी मुद्दे। उनकी विषय वस्तु है, मेरी नहीं। वो जैसे अटल, माननीय जो हमारे स्वर्गीय हरदिल अजीज अटल बिहारी जी कहते थे कि निंदक नीरे राखी है। तो मैं एक निंदक के रूप में, एक क्रिटिक्स के रूप में, एक सिटीजन के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में सवाल आपके सामने रखा है। ये जवाब जनता को देना है। तो ये इसके लिए अपील कहाँ पे करे जनता, अगर अपील, अपील कहाँ से देखिए कैसे अपील के करे? लिए क्या है, संसद इसके लिए, आप अपने प्रतिनिधि चुनते हो। जब चुनाव होता है तो आप मुद्दे चुनते हो कि भाई इस मुद्दे पे वोट देंगे। आप किस मुद्दे पे वोट देते हो, आप भिखारियों वाले मुद्दे पे वोट देते हो कि मुझे रोजगार चाहिए, मुझे सरकार रोजगार देने का काम नहीं करती है। हम्म। सरकार रोजगार आप खुद उत्पन्न करोगे। आप अपने अंदर क्वालिटी लाइए, आप अपने अंदर उस एजुकेशन सिस्टम को लाइए, आप अपने अंदर उस बिजनेस की ढांचे को ऐसा बनाइए जहां रोजगार संपन्न हो। आप बाबूगिरी को हटाइए, आप जो ये जो आईएएस आईपीएस की लॉबी है इसके ऊपर सैंक्शन रखिए, तो आपको रोजगार उत्पन्न होंगे। आप इनकी बात तो करते नहीं हो। आप क्या करते हो, आप भिखारियों वाली बात करते हो कि सरकार आपकी झोली में आपको पैसे दे, आपको जो है सब्सिडी दे, ये चीजें दे। आप जुडिशियल सिस्टम के रिफॉर्म की बात करिए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के रिफॉर्म की बात करिए, आप ये बात करिए कि भाई ये पुलिस वालों को सुधारिए, तो ये बात होगी ना। सर, जब नेता ही हम्म। आप दबाव में ले लेते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि दबाव में लेना, जुडिशरी को दबाव में लेकर ही अपनी बात मनवाने के लिए तैयार हर नेता ही तैयार हो जाएगा। और नेता को कौन चुनेगा? पब्लिक। लेकिन नेता ही करप्ट हो जाएगा और इजीली अपने तरीके से समाज में जो जुडिशरी है उसको खत्म करने की पावर रख रहा है, उसको कैसे? देखिए, एक कहावत है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। उस बाग की हालत क्या होगी जहां 60 पे उल्लू बैठा है। यदि जनता एक डिसाइड कर ले। सर, जो पहले एक पार्टी में है हाँ, वो दूसरी पार्टी में, सत्ताधारी पार्टी में चला जाता है। हाँ,
फर्क उतना ही होता है कि वो सिर्फ बदलाव की स्थिति हम समझ लेते हैं, लेकिन पार्टियों के रंग बदल जाते हैं झंडों के। लेकिन वही लोग उनको समर्थन करके वहीं के वहीं स्टैंड कर जाते हैं। मतलब कुछ जैसे पहली वाली सरकार में थे, उसको दूसरे वालों ने खरीद लिया या इजीली अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो उनके नंबर्स बढ़ गए। अब उन्हें संशोधन करना भी आ गया, अपनी बात मनवानी भी आ गई, और वो लोग खा भी रहे हैं। देखिए, मैं उत्तर देता हूँ इसका जी। जनाब। आज के समय में इस देश को चलाने में आप जैसे योग्य आदमियों का अहम योगदान है, ये बात मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ। जब चुनाव होता है, तो नेता एजेंडा के साथ जाता है, जबकि एजेंडा किसका होना चाहिए? एजेंडा जनता का होना चाहिए। नेता उनकी कमजोरी को महसूस करता है कि मैं 20 यूनिट फ्री कर दूंगा, मैं 500 रुपए दे दूंगा, इसको ये कर दूंगा, उसको वो दे दूंगा, इसको प्रलोभन की श्रेणी में रखा जाता है। हम्म। एजेंडा किसकी तरफ से आना चाहिए? एजेंडा जनता की तरफ से जनता की आना तरफ से चाहिए आना कि जनता कहे कि ये काम करने, इनको आप एजेंडे में दाखिल करिए। ठीक है ना? आपने तो वो क्या कहते हैं, और आप हमेशा क्या होता है, रोजी वर्ड्स देते हैं। जैसे मैंने आरंभ में भी कहा कि हमेशा क्या होता है, खतरनाक सूत्र सुंदरता के पीछे आते हैं। उनके एजेंडे के जो इतने इतने बढ़िया जो ऐसे संदर्भित शब्द होते हैं कि आप उसमें वो जनता फंस जाती है, और एक विचारधारा में, एक सेंटिमेंट्स में, एक भाव में वो उनको वोट देती है। बनेंगे तो इसी तरह का मामला आएगा, है ना? कि चेला जाको आंध्रो, तो गुरु जाको आंध्र, चेला निपट निबंध, और अंदम अंदम ठेलिया दोनों को पढ़न, तो ये देश तो गलत में जाएगा ही जाएगा अगर इस तरह की बात होगी। आप जनता, आप ये देखिए, किसी भी विकासशील देश को लीजिए, विकसित देश को लीजिए, विकासशील को छोड़िए, आप उसका अनुकरण करते हैं। आज हम किसके अनुकरण करते हैं? कि अमेरिका को थर्ड वर्ल्ड मानते हैं। आप अमेरिका के सिटीजन्स की सजगता देखिए, है ना? आप छोटा सा कंट्री है स्विट्जरलैंड, उसके लोगों की सजगता देखिए। आप बहुत सारे गल्फ के कंट्रीज है, वहां के देखिए कि क्या होता है। चाहे वहां पे मोनोपोली है, चाहे वहां पे किंगशिप है, लेकिन फिर भी क्या है, एक जनता सजग है। यहाँ क्या है, जनता सो रही है। तो जनता यदि सो रही है, तो फिर वो टका शेर बाजी और टका शेर ख्वाजा, मतलब बर्फी और सब्जी दोनों एक ही भाव में बिकेगी। इसी का ये कारण है। सर, जब जजेस रोड्स पे निकलते हैं, जी, है ना, जजेस भी उसी स्टेट में रहते हैं, जी। वहीं रहते हैं, उसी सड़क से निकलते हैं। क्या व्यवस्था, सड़क की जहां तक बात आती है, सड़क की व्यवस्था भी उसी से अंदाजा हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल आप ठीक है। हमारे जजेस जितने भी हैं वो इजीली एक अच्छी कार में तो ट्रेवल करके कोर्ट तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ की तो व्यवस्था ही जो देखिए, चरमराई हुई है, मैं एक सड़क बात से क्या मैं उन्हें एहसास नहीं होता? नहीं, क्या वो बोलने की ताकत नहीं रखते? नहीं क्या अपने बोलने न्याय की दृष्टिकोण को सही नहीं कर सकते कि वो देखिए सरकार को एक सही निर्देश दे? क्योंकि जुरिस्टी से ऊपर तो कोई भी नहीं है ना, नो डाउट। देखिए, मैं गलत हो सकता हूँ। क्या मेरे बोलने की पावर भी नहीं होती जज को? मैं आपको उसका उत्तर, मैं उसका इसका उत्तर देता हूँ आपको। मैं गलत हो सकता हूँ। अगर मैं बड़ी निर्भीकता से इस बात से कहूँ कि अगर जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, उसका कोई दुष्परिणाम मेरे व्यक्तिगत वकालत पे या किसी और तरह से नहीं पड़ेगा। कुछ प्रश्न जनता को पूछने चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ जुडिशरी के लिए। आपने देखा मालवीय नगर में इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आग लगी, इतने लोग मर गए। मैं बड़े चुनौतीपूर्ण तरीके से आपको कहता हूँ, अगर आप एक ईंट रख के दिखा दें यहाँ पे, इल्लीगल तरीके से, बिना कंसर्न डिपार्टमेंट के, बिना पुलिस के, तो मैं जो आप मुझे दंड देंगे, उस दंड का मैं भागी होऊंगा और सहज स्वीकार करूंगा। उस दंड को मैं ऐसे स्वीकार करूंगा जैसे अष्टावक्र ने आचार्य बंदी को दिया था, उस तरह से मैं स्वीकार करूंगा। होता क्या है, कोर्ट्स को भी पता है, लेकिन कोर्ट न्याय नहीं कर रहा, फाइल की कानापूर्ति कर रहा है। होना क्या चाहिए था जब ये कांड हुआ? क्यों? क्योंकि क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने चाहिए थे, हमें रोकने वाले मेजर्स अपनाने चाहिए थे। होता क्या है, आप इतना बड़ा कांड हो गया, एमसीडी का कोई एक अधिकारी नपा, इंक्वायरी चली गई, प्राइमा फेसी चला गया, उससे जान नहीं आने वाली है। आपने क्या उनके खिलाफ जो है कल्पेबल होमिसाइड का केस किया, या और कोई जो है पेनल कोड के अंदर कोई केस किया? क्या आपने किसी उस वकील के खिलाफ किया? सॉरी, उस पुलिस वाले के खिलाफ किया जिसने वो बनने दिया? आप एक ईंट रख के दिखा दीजिए, फौरन एक पुलिस वाला आ जाएगा, आपसे पैसे मांगेगा, आपको। फिर दूसरा एग्जांपल बताता हूँ आपको। जमीन में बोरवेल करना कानूनी अपराध है। आप दिल्ली का सर्वे करा लीजिए, इतने सारे बोरवेल हो रखे होंगे जिसकी कोई हद नहीं। जुडिशरी अभी भी क्यों नहीं जागी है, मैं ये बताता हूँ आपको कि आप
यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण एरिया देख लीजिए, 7-7, 8-8, 100-100 गज के, 50-50 गज के प्लॉटों में 7-7, 8-8 गज के 8-8 मंजिल वाले मकान बने हैं, जहाँ पर बहुत सारे जज गेस्टों के रूप में भी आए हैं, जिनके रिश्तेदार भी रहते हैं, कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। आपका कुत्ते की मामला हो जाए, तो आप फौरन सुप्रीम कोर्ट तक जल जाता है। किसी ऐसा मीडिया हाइलाइटेड मामला हो जाए, जिसमें 12 बजे तक आप जो है वो उसको चलाते हैं और उसके ऊपर मंथन करते हैं, मंथन क्या नूरा कुश्ती करते हैं, आपको जो है भाव जो है ना, ये शब्दों से खेलते हैं। आप जब शब्दों से खेलना बंद करेंगे, जब आपके अंदर इच्छा शक्ति कम हो जाएगी, जब आप इच्छा शक्ति को जगाएँगे, जब आपको ये एहसास होगा कि मुझे समाज के प्रति कुछ करना है, मैं जिस सीट पे बैठा हूँ, उस सीट के साथ अगर मुझे न्याय करना है, तो आप देखिए तब बदलाव आएगा। और ये बदलाव केवल जजों के लिए नहीं है, आप दबते रहोगे, जैसे मैंने पहले कहा कि गुमसुम रहने से कभी नाम नहीं हुआ करता। आपको छीन के कहना पड़ेगा कि ये मेरे प्याले का अमृत है, साडा हक अतिरथ। इसे जो भी आप कह लो, तो मैं उस वे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे कानूनी प्रक्रिया के तहत एक उसके अगर आप जहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर लोग सजग होते हैं ना, वहाँ पर हम्म। न्यायिक व्यवस्था भी सजग होती है, वहाँ पर नेता भी सजग होता है। अगर आज एक जो है, जैसे कोई एक कांड हुआ था, वो जो जो निर्भया वाला कांड हुआ था, उसके बाद सर देखिएगा उसके बाद तो लगातार अभी 13 साल की बेटी के साथ ये आपको पता ही है ये हुआ, कि कितने लेकिन ये भयानक कांड हो आप चुके ये हैं। हुआ निर्भया कांड में जो बताने चाह निर्भया कांड के बाद क्या डायरेक्शंस हुआ कि भाई कोई भी अगर ऐसी सेक्सुअल असॉल्ट की आपको कंप्लेंट आती है, उसकी आप एफआईआर करिए। वो आया नहीं आया, तो वहां पर क्या आपने जब प्रेशर बनाओगे, और ये प्रेशर दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी प्रेशर, कोई भी आंदोलन होता है दिल्ली में होता है, क्योंकि दिल्ली सत्ता का केंद्र है। वहां पर जो है आपको जो है, आप उसके जो जिस उद्देश्य के लिए आप आंदोलन कर रहे हो, वो उद्देश्य तो पिछली सीट पे रख जाता है। आपको अपना नाम चमकाना होता है या वो कोई और होता है। उसका कारण मैं बताता हूँ। आप जेपी आंदोलन से लेके आज तक देख लीजिए, उसके अंदर सब आंदोलन ने, क्योंकि आंदोलन जो होता है, आंदोलन देश के ऊपर कलंक होता है, ये याद रखिए। मैं अपनी व्यक्तिगत राय के रूप में कह रहा हूँ, क्योंकि आंदोलन अपने पीछे वायरस छोड़ के जाता है। कोई भी लेके जेपी आंदोलन तक और ये कॉकरोच आंदोलन तक, इसमें सबने हम्म। वायरस छोड़े हुए, किसी ने समस्या का समाधान नहीं दिया होगा। नहीं दिया। अब वो एक मंत्री के चेंज करने से अब दूसरे मंत्री को आप चेंज उसको करने भी की छोड़िए, मुहिम शुरू हो चुकी आप जो है। आने वाली समस्या है, चाहे जी। जेएनयू का कांड हो, चाहे जो अन्ना का आंदोलन हो, आप बताइए, अन्ना जी वहां पे बैठे हुए थे, उस देश को पूछना चाहिए कि आपने उनको ऊपर सिर पे माथे पे रख दिया। आप उनसे पूछिए कि आपने क्या बवाल पैदा कर दिया। आप उसके बाद अन्ना जिस आंदोलन पे बैठे थे, उसके बाद कब उनका चेहरा दिखा, कब उन्होंने देश के प्रति बोला। तो जब हमारी इंटेंशन ही सेवा भाव या समर्पण की, या अपने आप को मिटाने की, किसी प्राप्त किसी चीज को अब पाने के एक और लिए, नया नाम मैं जोड़ना चाहूंगा आपकी इस बात में। सोनम वांगचुक अब गायब है बिल्कुल। आप देख लीजिए क्या, अब आप क्या, कहाँ है? आप इसका कहने का मतलब ये है कि उनका वांगचुक की तरह उसके उनका बात मान ली जाए, मेरी व्यक्तिगत राय है। हम्म। इसका मतलब आने वाले सारे एग्जाम सुरक्षित हो गए, अब किसी कोई भी लीक नहीं होगा। तो इन व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा। जब तक सिटीजन, जब तक नागरिक अपने राय, अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं होगा, जब तक वो उसको आगे आके मांगेगा नहीं। या आप देखिएगा, नागरिक को एक बीज की तरह होना चाहिए। होता क्या है, आपने देखा हो, जो वट वृक्ष देखते हैं, इतना विशाल वृक्ष होता है, उसका बीज जो होता है वो इतना सा होता है, लेकिन वो बीज पुंज होता है, उसमें पूरा वट वृक्ष समाया होता है। तो जब तक आप अपने को बलिदान करने के लिए तैयार नहीं, अपने राइट के प्रति आप ये कहते हो कि अपने 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 अधिकार को ही अपना धर्म नहीं समझोगे, कभी भी देश तरक्की नहीं कर सकता। आज लग जाए, 100 साल लग जाए, आप इतिहास का अवलोकन कीजिए, क्योंकि इतिहास का उद्देश्य होता है कि वो एक सुदृढ़ भविष्य की नींव रखता है। आप उस 200 साल पुराने इतिहास का अवलोकन कर लीजिए, उसके अंदर भी वही मुद्दे थे, वही गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी उस समय भी थी, आज भी थी। और छोड़िए, त्रेता, द्वापर, सबसे देख लीजिएगा, गरीबी जब भी थी और आज भी है, गरीबी नहीं मिटेगी। शिक्षा ही गरीबी है, और शिक्षा ही अमीरी है। सर जब शिक्षा की बात आई है और जब ये पेपर लीक की भी आपने बताई, लेकिन इस दौरान जब जागरूक छात्रों का आंदोलन हुआ, उस विषय पे सरकार और हमारी न्याय व्यवस्था कितनी सजग है सर उसके लिए? नहीं और देखिए, मैं देखिए, आप क्योंकि अभी मेरा सवाल इतना सा ही थोड़ा सा बचा है कि डंडे मारना तो फिर भी दिल्ली पुलिस का काम था, लेकिन उसमें कीले लगा के मारना, ये इंटरनेशनल मीडिया में भी गया है सर, और वहां से देश की छवि जो है खराब हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, उस पे न्याय व्यवस्था अभी भी शांत है? नहीं, जहां आपने बोला, आपने मैं आपकी तीनों प्रश्नों से सहमत नहीं हूं, अपनी असहमति जताता हूं। पहले आपने बोला जागरूक छात्र,
मैं इस आंदोलन को ना जागरूक छात्रों के रूप में मानता हूँ, ये एक स्पॉन्सर्ड आंदोलन था और जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, मैंने बड़ी बारीकी से मेरे बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं, उनकी मैंने बड़ी बारीकी से उन लोगों का अवलोकन किया, जिन्होंने इसमें प्रतिभागी थे, जो इसके अंदर जो थे। जिन लोगों को दर्द हुआ है, आप देख लीजिएगा, आप मीडिया के व्यक्ति हैं, आप और योग्य व्यक्ति हैं, जो इस देश को चलाने के लिए जो है आप जैसे भाई जो है देश को चलाने के लिए बड़ा अपना जो कहते हैं ना कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। आप देखिएगा उन लोगों में उनकी क्या प्रवृत्ति थी, क्या उनका उद्देश्य था और किस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ थी। बहुत सारे लोगों में मैंने वहाँ पे देखा, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा कि जो उनकी भाषा थी, वो नीट के स्टूडेंट की भाषा नहीं हो सकती, एक बात। जो उनके कृत्य जो वीडियो में रिकॉर्ड हुए, मुझे नहीं पता है कि इस तरह की मारा गया है कि नहीं गया क्योंकि वो न्याय की वो समीक्षा की विषय वस्तु है जो उच्चतम न्यायालय में पड़ा हुआ है। जहाँ तक फोर्सेस की बात है, मेरा फोर्स से बड़ा गहरा नाता रहा है, अभी भी मैं बहुत सारे काम करता हूँ जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, जैसे इंडियन आर्मी के लिए या और फोर्स के लिए। हमारे पास ऐसा नहीं है। ये बात ठीक है कि जैसे पुलिस व्यवस्था है, थोड़ी करप्ट व्यवस्था है, लेकिन उसके साथ-साथ वो जागरूक है, इतनी रिस्पॉन्सिबल है, उसका भी ज़मीर पूरी तरह से मरा नहीं है। ये ना मुझे नहीं पता कि किस तरह से उन्होंने कील लगा के या इन बातों को कहा गया है। ये ह निराधार है। छात्रों का कोई भी छात्र होता, वो जो इस एग्ज़ाम लीक के लिए गया है, आप पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूँ, सबके फ़ोटो देख लीजिए, सबके प्रतिभागी देख लीजिएगा, उनमें से आप पाएँगे 95% छात्रों का नीट से कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन वहां तो ऐसे भी लोग गए हैं सर, जिन्होंने ये बोला कि कल को अगर मेरी बेटी को एक सभ्य समाज नहीं मिला, उसे सुरक्षित शिक्षा व्यवस्था नहीं मिली, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ। मेरी बेटी बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं सिर्फ इस शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आया हूँ। ऐसे लोगों ने भी उसमें समर्थन दिया। आपकी बात मैं मानता हूँ, तथ्य बराबर है, सबूत जिसे कहते हैं, सबूत आज भी हमारे पास है, लेकिन न्याय व्यवस्था उस पे कब तक अपना निष्कर्ष आदेश देगी कि मतलब सुधार के लिए कि कैसे इस सिस्टम को सही जो किया जाए? अपनी पुत्री के भविष्य के लिए आया, उनसे 4 प्रश्न ज़रूर पूछ कुछ प्रश्न पूछिएगा। ये बात तो है नहीं कि उनको आज ही अपने बच्ची के भविष्य के लिए चिंता हुई है। इससे पहले उन्होंने अपनी बच्ची के भविष्य के लिए किसी आंदोलन में भाग लिया, कोई ऐसा कृत्य किया जिससे देश उन पे गर्व कर सके कि आप जागरूक नागरिक हैं और आपने कोई ऐसा काम किया है, जिससे आपकी बच्ची का भविष्य सुदृढ़ हो गया, एक चीज़। उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? वो किसके कहने पे आए थे? या किस चीज़ ने उनको प्रेरित किया? क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, जैसे आपके साथ में बैठा, तो मुझे लगा मैं माथुर साहब बहुत भाषा के धनी आदमी हैं, शब्दों के धनी आदमी हैं, बहुत सर कह पॉपुलर सकते हैं ना कि जब आँख खुले तब सवेरा। नहीं, अगर उनको ये चीज़ फ़ील हो गई और वो आंदोलन में आ गए, तो मैं फिर उसी उसी से भीड़ मैं उस उसी से आपको एक मैं भीड़ और कॉकरोच मैं का दायरा मिल गया ना? मैं उसको भी उत्तर देता हूँ, उसका भी उत्तर हुँ। देता हूँ। ये बात आपने ठीक कही, बाय गो जब जागो जभी सवेरा। आप जाग गए ना, जागने वाला व्यक्ति कभी सोता नहीं है, आप इन सारे उनसे पूछिए कि इसके बाद उन्होंने क्या वो एक्ट किया। एक चीज़, जब मैं जागा हूँ, तो जागने का मतलब मैं दिमाग से भी जागा हूँ और दिल से भी जागा हूँ, ना कि किसी के बहकावे में आया हूँ। तो मैंने इस इनकी उद्देश्य का भी पढ़ी होगी कि इसका क्या उद्देश्य है। मैं उस उद्देश्य क्या से संतुष्ट भी हुआ हूँगा। धर्मेंद्र प्रधान का नीट से क्या लेना है, एक प्रश्न ये भी आता है कि उसके अच्छा, अब धर्मेंद्र प्रधान सपोज़ करो कल को नहीं रहेगा, नीट क्लियर हो गया। हैं? आज वो नहीं रहा जो है शिक्षा मंत्री, तो क्या वो डायरेक्टर, क्या वो स्टूडेंट, क्या वो अच्छा ये होता कि आप उसको कानूनी पहलुओं को समझते, आप ये कहते कि जिन जो भी लोग जो टीचर, जो डायरेक्टर, जो इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनको कठिन सज़ा दी जाए। आपने किसी ने एक बात को उठाया नहीं कि भई इसके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, जिनके द्वारा लीक किया गया है, क्या धर्मेंद्र प्रधान वहाँ पे जाके पेपर बाँट रहा था? नहीं बाँट रहा था ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको बुक में लाओगे। जैसे मैंने आपको अभी साकेत का एग्ज़ाम्पल दिया। यदि आज आप एमसीडी के अधिकारियों को सस्पेंड कर दोगे जिनके दौरान से बना जब तक बना, आने वाली एक घटना नहीं होने की, वरना ये फिर घटना रिपीट होंगी। आप लिख लीजिए दिल्ली हादसों का शहर बन गया है, ऐसी घटना बार-बार होंगी। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में शुरू से लेके लास्ट तक सबको अंदर डालते और सबके अंदर जुर्माना ठोकते, जो भी कानून आदेशित करता है, आपको आगे घटना नहीं होती, आपको धर्मेंद्र प्रधान या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती।
लेकिन जो इस्तीफे की बात आती है, जब आप कहते हैं कि किसी भी चीज के लिए जिम्मेवारी आखिरी में मिनिस्टर्स की हो जाती है, इसमें न्याय प्रणाली आके एक समय में उनके जो इस्तीफे की बात हुई, जैसे अब हमें इसी के बारे में बात करते हैं, क्यों न्याय प्रणाली में कुछ ऐसा सिद्धांत नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि नहीं, ये चीज इस तरीके से की जाएगी संविधान के अकॉर्डिंगली। उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया पे क्यों जाना पड़ता है, नहीं। कई दिनों बाद फैसले क्यों आते हैं? नहीं, देखिए, ये अकेला चीज़ नहीं ना, उनके पास इस तरह के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे मैंने कहा फिर कि संशोधन की बात आई, नहीं, फिर मीटिंग हुई, फिर संशोधन नहीं, होगा। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जो लॉ जन्मता है, लॉ क्या होता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, उस कोडिफाइड एक्ट को हम लॉ कहते हैं। जो अगर लॉ के जैसे सोर्स जूरिस्प्रूडेंस, जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि लॉ इज़ व्हाट, बहुत सारे जूरिस्टों ने अपनी-अपनी परिभाषा दी। किसी ने कहा लॉ इज़ द वर्क जिस मिस कंसेंसस ऑफ द पीपल। व्हाट इज़ लॉ? लॉ इज़ द सम कमांड ऑफ सैंक्शन बैक्ड बाय कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शंस। तो जो लॉ की जनक होती है, जो प्राथमिक जनक होती है, वो संसद होती है। सुप्रीम कोर्ट उसका संरक्षक होता है कि ये अल्ट्रा वायरस तो नहीं है, इसमें कोई गलती तो नहीं हुई है, इस चीज़ की होती है। आज की डेट में फिर मैं बड़े विश्वास के साथ कह दूँ, मैं वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, आज के समय में यदि देश चलाने में बहुत बड़ा योगदान है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर है, उसकी व्यवस्था भी चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, बड़े वृहत नज़रिए से उस चीज़ को देखता है। उसका आकार जो होता है एक बहुत बड़ा होता है, और उसको वो इम्पल्सिव होके चीज़ नहीं देखता, उसको 1 अरब चौर 40 करोड़ लोग हमें हैं, उनका संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, तो उनकी मर्यादा है, वो मर्यादा नहीं लाँघते। सर, सुप्रीम कोर्ट और ये बड़े-बड़े जितने भी पहले सचिवालय हुआ करते थे, इनमें भी बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि ये उस टाइम के बने हुए थे जब अंग्रेजों के टाइम के, कहते हैं कि अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग थी। तो ये जो अब सरकारें जो आ रही है, वो एक अलग-अलग चीजें बना रही है, जैसे संसद नई बना दी। भाई, पुरानी संसद का क्या करेंगे? नई संसद एक और बना दी गई। ऐसे ही अभी नया-नया जो अभी खबरें आ रही हैं, जिसमें निर्माण भवन, शास्त्री भवन, इन सबको तोड़ा भी जा रहा है। इसी तरह एक नई सुप्रीम कोर्ट बनाई जाएगी उसी के साइड में। बिल्कुल ठीक ये है। क्यों? क्या देखिए, रीज़न है? क्या उसका उन कारण दीवारों को बदलने से कानून व्यवस्था भी बदल नहीं, जाएगी? देखिए, दीवारों को बदलने से कभी कानून व्यवस्था नहीं बदलती है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, बदलाव समय का नियम होता है। जिन लोगों ने बदलाव नहीं किया अपने को समय की कसौटी में, चाहे वो देश हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने अपने को समय-समय पर समय की कसौटी पर खरा नहीं कसा नहीं, वो पिछड़ गए। इसका जीते जागता एग्ज़ाम्पल बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, या और वो कंट्री जैसे अफ्रीका में युगांडा, रवांडा, ये बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर जो है जिन्होंने तकनीक को नहीं अपनाया, वो पिछड़ गए। आज तकनीक, जैसे आज हम बैठे हुए हैं, आज हम उस इलेक्ट्रिक वाले माइक पे भाषण नहीं देते या बात नहीं करते, आज हम माइक्रोफ़ोन लगाते हैं, हमारे पास ये पॉडकास्ट के इतने सारे इज़िली इंस्ट्रूमेंट्स तरीका हैं। है। अगर यही बात हम चौपाल में बैठ के करते, तो मुझे लगता है कि वो गुणवत्ता हमारे इंटरव्यू की नहीं आ पाती, जो आज आ रही है। डेफ़िनेटली चौपाल में आपके कुछ लोगों तक पहले से है ना? अब ये ब्रॉडकास्ट के ज़रिए ईज़िली लाखों करोड़ों है लोगों ना? तक हम पहुँच मेरी रहा है। भाषा भी जो है, मेरी जो वाणी है, उसमें भी उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, उसकी जो है स्पष्टता ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसी तरह से क्या है, आज जो जो मैं समझ पा रहा हूँ, कॉन्क्रीट वगैरह जो हाँ, चेंज हो रहा है जो वो सारा। उस समा जो आज जो सुविधा जो आज संसद बनी है, जी, वो जी, आज जी। ज़्यादा सुविधापूर्ण है, आज ज़्यादा अच्छी है, आज तकनीकी से लैस है। ये एक चीज़। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पहले क्या होता था, हम फाइलें देखते थे, तो हम देखते थे जज साहब के पास इतनी मोटी-मोटी फाइलें लगी होती हैं। आज मैं आईपैड लेके जाता हूँ, और इतने से आईपैड में पूरे महीने की फाइलें मेरी होती हैं, और वो भी देखते हैं, और मैं फटाफट करता हूँ। उससे पेपर की बचत, इस बहुत सारे जो मैन पावर है उसकी बचत होती है, और उसके साथ-साथ वो सुगम भी बना हुआ है ना? आप देखते हैं ना, जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना-ढिमका, तो ये तकनीक के साथ आप जब सर, चलेंगे। तकनीक से मुझे याद आ रहा है, और ये जी। सवाल बहुत थोड़ा कठिन भी होगा आपको हाँ, आंसर के लिए। पेशकार के पास तो पेटीएम होता भी नहीं है आजकल। हाँ, लेकिन पेशकार हमेशा एक ऐसा इंसान रहा है, जो जज के ठीक साइड में बैठता है, जो सभी वकीलों को फेस करना ही पड़ता है। हाँ, और पेशकार फाइल ऊपर भी ले जाता है, नीचे भी ले जाता है, जज के बहुत क्लोज होता है। ये वो रिश्ता होता है जो बहुत क्लोज वाला है ना? हाँ। तो ये पेशकार का क्या रोल हो जाता है, और कितना प्यारा सा रोल है कि उसके पास पेटीएम ना होने के बाद भी हर वकील, हर मुवक्किल
जब पहुंचता है वहां पर, तो पेशकार को वो मुट्ठी बंद करके पहुंचाना पड़ता है देखिए कुछ ना कुछ। माधव साहब, ये बात की सच्चाई अगर आप बता दें मैं इसको बड़ी कि सच्चाई बहुत, नहीं ये नहीं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए पेशकार का रिश्ता वकालत वो कोर्ट के अंदर वही होता है जो हस्बैंड का अपने साले से होता क्या बात है, क्या है बात ना। है। एक चीज बता देता हूँ आपको, दूसरी चीज क्या है, जैसे मैंने कहा आपको, मैं छूटे तकनीक से बेईमानी जो है वो मानवीय गुण है। अगर कोई आदमी जैसे मैं हूँ, अगर कोई आदमी कहे मैं ईमानदार हूँ तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है ईमानदारी और बेईमानी दोनों मन की अवस्था है। हम्म। एक चीज, अगर इस नकारात्मक व्यवस्था को घटाना है तो आपको तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। मैं उसका कारण बताता हूँ। उसका कारण क्या, आप देखते थे पहले हम जब बैंक से पैसा निकालने जाते थे तो एक डिपॉजिट स्लिप भरते थे, ये भरते थे, वो भरते थे। हम्म। आज क्या होता है, पेटीएम से और जो है हम जो आरटीजीएस से सारा मामला फिट हो जाता है। हम देखते हैं वीसी से हम कोर्ट करते हैं, जैसे दिल्ली की मैं बता रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के कोर्ट सुविधा युक्त है। तो हम देखते हैं वीसी से कोर्ट करते हैं, जज से डायरेक्ट बात होती है, पेशकार का लेना देना ही नहीं होता। हाँ, यूपी जैसे वहां पर जहां पर अभी तकनीक नहीं आई है या तकनीक पूरी तरह से फली फूली नहीं है, वहां पर इस तरह की समस्या होती है। तो हो सकती है मेरा यूपी उत्तर प्रदेश के कोर्टों से कम वो पाला पड़ा है, पर मैं इस बात को दरकिनार नहीं कर रहा। जब पर दूसरी चीज मैं बता दूं, आप लिख लीजिएगा, जब तक मानव सभ्यता रहेगी तब तक रिश्वत चलेगी। रिश्वत एक मानव सभ्यता का नकारात्मक आभूषण है, सकारात्मक नहीं, पर यह शाश्वत है। क्योंकि उसका कारण है, असत्य की आयु भी सत्य के बराबर होती है। यदि सत्य है तो असत्य है, दिन है तो रात है, राम है, बिना और रावण रावण। के रावण की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसके लिए, और बहुत बार क्या होता है, मैं मातो साहब बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, कभी कभी क्या होता है, असत्य भी आपको सत्य का मार्ग दिखाता है। कभी कभी अंधेरा भी जो है प्रकाश की तरफ आपको अग्रसित करता है। तो ये बात ठीक है, लेकिन तकनीक के साथ ना अब हमने बहुत सारी कुरीतियों को जो है दफन किया है। इस कुरीति को दफन तो नहीं कर पाए हैं हम, लेकिन बहुत, जैसे मैंने उदाहरण दिए, ये कुछ उदाहरण है, सैकड़ों ऐसे उदाहरण है, पर इन कुरीतियों को हम कम करने में सफल जरूर हुए हैं। तो शर्मा जी, अगला सवाल मेरा जो है आपसे थोड़ा हटके है। क्यों हम चाहते हैं कि एक ही जज हमारा फैसला करे, लेकिन आम आदमी जब चाहता है कि अपना सिस्टमेटिकली आगे बढ़े, केस जल्दी जल्दी से खत्म हो जाए, तो क्या आम आदमी एक एप्लीकेशन के जरिए अपना जज भी चेंज करने की पावर रखता है? देखिए, बिल्कुल लगता है। अगर कानून में ऐसे प्रावधान है कि जहां पर आप ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और वो ट्रांसफर एप्लीकेशन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगा सकते कहाँ हैं। अप्लाई करना चाहिए इसे? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यदि डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगानी होती है। अगर इंटर से एक डिस्ट्रिक्ट से, जैसे दिल्ली 9 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, यदि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में लगानी है तो आपको जो है फिर हाई कोर्ट में ले जाना पड़ेगा उस मैटर को। यदि हाई कोर्ट से भी ट्रांसफर लगाना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे, क्योंकि ये एकेडमिक क्वेश्चन है ये, तो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ दिल्ली से आपको साउथ दिल्ली में लाना है, तो आपको दिल्ली हाई कोर्ट उसको कहेगा, यदि नॉर्थ दिल्ली के अंदर जैसे सपोज करो 10 एडीजे हैं, उनके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डीजे होता है, डीजीसी जज होता है। तो यदि एक एडीजे से किसी भी व्यक्तिगत कारण से आप उस पर आक्षेप लगा के, या किसी कारण से आपको उसमें आस्था नहीं है, वो एप्लीकेशन लगाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज में के पास लगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज उसको ट्रांसफर करता है। सेम सेक्शन में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जब लगाते हैं तो उसके लिए हाई कोर्ट ट्रांसफर करता है, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट करता है। सेक्शन सिंपल सेम रहता है, लेकिन आपको संतोषजनक कारण बताने पड़ेंगे जिसको जो है कोर्ट उसको जो है अप्रिशिएट करेगा, उसका संज्ञान लेगा, और उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं। सर, महिला आरक्षण बिल एक ऐसा मुद्दा जो बहुत ही अ, हर तरीके से महिलाओं के पक्ष में बात आती है। उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, और ये कटु सच्चाई है, और मैं बड़ी निर्भीकता से कहता हूं, पर उस निर्भीकता से कहने से पहले आप इस सत्य को जरूर मान लीजिएगा, आपको ऋणी किसका होना है। कहते हैं हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है, मैंने इंग्लिश में टॉफिल भी किया है, पर मैं आज भी हिंदी को ज्यादा वरीयता देता हूँ। कहते हैं, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी ही ते ध्रुव बया, और नारी ही ते नर बया, ध्रुव पहला समान। जो चाहे मदर के रूप में हो, चाहे आपके प्रेमिका के रूप में हो, चाहे आपकी बहन के रूप में हो, या और पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आदमी बिना नारी के अधूरा है। अर्धनारीश्वर इसका जीता जागता उदाहरण है। शिव की शक्ति भी पार्वती से आती है।
विष्णु लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां पे नारियों की आज भी 21वीं सदी में आने के बाद भी आज हम देखेंगे आज भी नारियों की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अभी हमें बहुत लंबा सफ़र करना है जहाँ तक औरतों की स्थिति का सवाल है। आप देखेंगे जब मेट्रो में जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं, आप अपने ऑफ़िस में चलते हैं, तो आदमियों की क्या अवस्था होती है, किसी से कोई ये रहस्य की बात विषय वस्तु नहीं रह गई है, ये सबको पता है। तो अभी भी स्त्री को उस पोडियम पे रखने के लिए क्योंकि हमने एक चीज़ याद रखिएगा, एक मैं बड़े इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ जो मैं अध्यात्म जो अध्यात्म के अध्ययन ने मुझे जिस बात की सूचना दी, आपने देखा होगा बहुत सारे मूर्ख लोग कहते हैं कि भई हम गंगा को भी माता कहते हैं। गंगा माँ कहते हैं ना कहते हैं। पेड़ को भी देव मानते हैं, इसको भी मानते हैं। हमने माँ उसको बोला है, हमने बाप क्यों नहीं बोला इसको माँ ही क्यों बोला है? हमने माँ उसको बोला है जिसके अंदर सृजन की शक्ति है। गंगा के अंदर जीवनदायी होती है, उसके अंदर सृजन की शक्ति होती है, चाहे वो प्रकृति को दे। नारी भी सृजन की शक्ति रखती है, इसीलिए माँ होती है और आपकी माँ ही आपका पहला अध्यापक होती है, पहला गुरु होती है, जो आपको पहला पाठ पढ़ाती है और आपको जीवन देती है, आपको जीवन भर, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे आपकी प्रेमिका के रूप में हो, चाहे प्रेयसी के रूप में हो, आपको उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको सर्वोत्तम स्थान देना चाहिए। जो लोग महिला आरक्षण का विरोध करते हैं या नारी सशक्तिकरण का विरोध करते हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमति नहीं रखता, उनको अपने इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़रूरत है। सर फेक केसेस, अब अगर फेक केसेस की बात करें तो 498 ए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें फेक एलिगेशंस लगा के मर्दों को उत्पीड़न होता है, मर्दों का भी उत्पीड़न होता है। और जी। इसके लिए पुरुष आयोग भी बना है, और पुरुष आयोग की अभी बना नहीं है लेकिन उसके लिए पूरी पहल उसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, उसके लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। इतना कठिन सवाल जो होता है कि जब औरत शिक्षित हो जाती है तो वो फेक एलिगेशन लगाने की पावर, इस पे हमारा न्याय सिस्टम क्या कहता है? देखिए, न्याय सिस्टम इसके ऊपर बड़ा आप ये फिर मैं बताता हूँ आपको ये तर्कसंगत प्रश्न है और मुझे बड़ी इम्पार्शियलिटी के साथ इसका उत्तर देना चाहिए, बड़े तटस्थता के साथ इसका उत्तर देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ एक अधिवक्ता होने के नाते। कानून में इसके प्रावधान हैं, यदि कोई झूठी एफआईआर होती है, इसमें नारी की कोई गलती नहीं है। हर नियम के अपवाद होते हैं। आपको मेजॉरिटी में देखना चाहिए। ये बात ठीक है कि पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि 498 है जो ये महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होता है, इस नियम का, इस कानून का, इस प्रावधान का मिसयूज़ हुआ। लेकिन अल्टीमेटली इस प्रावधान की वजह से नारी अपने अधिकार के प्रति सजग हुई है और उसको वो स्थान मिलना स्टार्ट हुआ है जो पहले नहीं था। उसका मैं कारण बताता हूँ। यदि मेंटेनेंस का सपोज़ करो आपने देखा शाहबानो का केस देखा आपने। आपने वो दशकों तक जिस लेडी ने जो उस अपने पति की पहचान बनी रही और कंधे से कंधा मिला के आपके साथ जीवन में, हँसी में, खुशी में, दुःख में, सुख में साथ रही, आपने 2 सेकंड में उसको बाहर कर दिया। तो यदि आप ये तो देखते हैं कि पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है या पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, बट ठीक है, इसको सुधारा जा सकता है, लेकिन इन का प्रावधानों को यदि मिटा दिया, तो आप दोबारा से एक शाहबानो लाना चाहते हैं। सपोज़ करिए, आप जस्ट इमेजिन करिए कि यदि आज आपके पास मेंटेनेंस का लॉ नहीं है, आज आपके पास महिला उत्पीड़न का लॉ नहीं है, या आज आपके पास वो और प्रोविज़न नहीं है जो महिला सशक्तिकरण की तरफ हमें अग्रसर कर रहे हैं। उनकी एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में क्या स्थिति होगी? हम पुरुष प्रधान देश में रह रहे हैं। हरियाणा में देखिएगा आपको महिलाओं की क्या स्थिति होती थी, भ्रूण हत्या होती थी, लेडी को आज भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता। अगर ऐसी स्थिति होगी तो उन उन प्रदेशों का और बहुत सारे प्रदेश में बताता हूँ, या बाहर बाजार में आप देखिएगा ईव टीजिंग होती है या महिलाओं को उठा ले जाते थे, देखिए सर सर इनका सर क्या सर होता। हमारी सरकार भी बहुत सजग है, कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, जिसमें पालिका जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन हम 2026 के सवाल पर है, जहां पर पुरुषों को जो है काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया जाता है। पुरुषों को जमीन के नीचे बाथरूम में जो है खुदाई करके पता चलता है कि उसके अवशेष मिल रहे हैं। तो ये नारी सशक्तिकरण का देखिए, कहां तक इसमें नहीं, सच है कि पुरुषों के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा भी हो रहे हैं? आप आप फिर में आप देखिएगा, ये जो आपने जो ये प्रवृत्ति बताई, मैंने फिर कहता हूँ इनको मैं अपवाद की श्रेणी में रखता हूँ। 2026 से पहले जी। या 2024 या 23 से पहले आपने कितने ऐसे मुकदमे देखे जहां पर पुरुषों को धक्का दे दिया गया हो? ये एट्रोसिटीज की बात नहीं है।
ये दिल की बात है, ये जिस तरह के आपके आचार विचार हैं उनकी बात है। आप क्या पुरुषों ने धक्का नहीं दिया? आपने उत्तराखंड में जाइए, वहाँ पर जो है हर तीसरा केस क्या होता है कि एक लेडी को जब लेडी मरती है तो क्या केस होता है कि उसको पहाड़ पे घुमाने के लिए ले गया और वो धक्का देता, बच गई तो मुकदमा, और निकल गई तो पैर पे फिसल गया। ऐसा मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, जी, जो आपने मैंने वहाँ पे केसेस के मुकदमे अकॉर्डिंग दिए, देखे। जिन पे मैंने मुकदमे किए उनके बेसिस पे। तो ये कह देना इस प्रश्न का या इस इंसिडेंट का उस 498 ए से या नारी के जो प्रोटेक्शन होता है उससे कोई लेना देना। मैं फिर आपकी अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाऊंगा। मैं 2 बच्चियों का बाप हूँ। मैं आज अपनी बच्ची को सबसे पहले ये बताता हूँ कि बेटा आपको जो है योग बनना, आपको इंडिपेंडेंट बनना, आपको अपने लिए जीना है। आपको मैं एक बड़े निर्भीकता से आप मैं पूछता हूँ आपसे, मैं पूरे पुरुष समाज से पूछता हूँ जो आज हम जो है टैटू लेके घूम रहे हैं, जो है पुरुष प्रधान देश कंट्री के अंदर घूम रहे हैं। आज की डेट में हम सब जानते हैं, एक आदमी के आप जिस तरह की वो जीवन जीता है, वो 50 तरह के व्यभिचार करता है। यदि आपकी पत्नी एक बार भी अगर गलती से भी उसमें हो जाती है, तो वो दोषी हो जाती है और दूषित हो जाती है ना? तो ये जो पुरुष प्रधान मेंटालिटी है, आपको इसको आप नारी सशक्तिकरण को रोक नहीं सकते। आज ये समय की पुकार बन गई है, नारी सजग हो गई हो, पढ़ रही है, आगे हो गई है। आप कानून के ईमानदार इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, कानून की ईमानदारी से कार्यान्वयन की तरफ तो आप अग्रसर हो सकते हैं कि भाई कोई झूठी एफआईआर होती है तो इसको भी जो है उसके अंदर जो है दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इन सब कानून का मिसयूज हो रहा है। ये 2-4 इंसिडेंट है, ये अपवाद है, नियम नहीं है। जो मेरा, और मैं ये बात बड़े पुरजोर तरीके से, प्रामाणिक तरीके से अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। सर, जो नए कानून आए हैं बीएसई वाले, बीएनएससी वाले। बीएनएससी वाले जो नए कानून है, उसमें तो 498 में थोड़ा-सा सुधार किया गया है। जी। इम्प्लीमेंट हुए हैं उसमें भी। हाँ। वो क्या है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई पहले क्या था, 7 साल तक की सज़ा होती थी, उसके अंदर बड़ा उसको आप उसको कानून से लेके, कहावत है ना कि यार फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं ज़रा देखभाल के। तो ये ज़रूरी नहीं कि न्याय के कानून के पास हर समस्या का समाधान हो। आज की डेट में वो बड़ा सिंपल सा बात है कि पहले क्या होता था, किसी ने नाम लिया फ़ौरन अपने ननंद को हो, सास हो, ससुर हो, सबको ले लेते। जी हाँ, आज परिवार के सभी सदस्यों को सरस हो एक जाते साथ थे, ऐसा थे। लपेट दिया और एक जाता चीज़ था। याद रखिएगा, जब किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो स्टार्टिंग में आपको आरंभ में उसमें कठिनाई आती है, लेकिन जैसे-जैसे वो निर्माण अपनी परिपक्वता, पूर्णता की परिपूर्णता की तरफ चलता है, तो वो परिपक्वता की तरफ आता है। तो हमने इसमें भी सुधार किए, जैसा आपने देखा होगा कि शुरू में कैमरों की क्वालिटी ये नहीं होती थी, लाइटिंग की ये नहीं होती थी, फिलामेंट वाले होते थे। आज ये बहुत सस्ते-सस्ते जो है ये एलईडी आ रहे हैं या कैमरे बहुत सस्ते-सस्ते आ गए हैं। तो धीरे-धीरे समय के साथ जब बढ़ते हैं तो उनमें जो है इम्प्रूवमेंट होता है, उनमें जो है सुदृढ़ता आती है। तो इनके इस कानून के अंदर भी सुदृढ़ता आई है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं कि जहाँ पर जो है आज आप सास को ऐसे नहीं उठा सकते, इवन पति को भी नहीं कहते, इंक्वायरी की विषय वस्तु बनती है और 99% केसेस में अरेस्ट नहीं होता। कोर्ट कहता है लेट द ट्रायल बी फेस एंड वी विल सी वेदर ही कैन बी कन्विक्टेड और नॉट। तो ये चीजें होती हैं। किसी भी परिवार का टूटना कभी भी किसी भी कारण से हो बड़ा दुख में होता है। मैं अपने व्यक्तिगत आधार पे, अपने व्यक्तिगत अनुभव पे, एक अधिवक्ता के रूप में जो मैं इंटरेक्शन करता हूँ क्लाइंटों से, हालांकि मैं इस तरह के केसेस नहीं करता हूँ, पर जब कभी भी ऑब्लिगेशंस के लिए केस आते हैं उनके आधार पर कह सकता हूँ, टूटने वाली नारी के अंदर भी उतना ही दर्द होता है जितना पुरुष के अंदर होता है। मेरा मानना है कि नारी के अंदर उससे ज्यादा दर्द होता है। सर, एक न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग और खास तौर पे इस पे सबसे सजग रोल जो रहता है वो रहता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, आईओ का। जब भी हम आईओ के पास जाते हैं, आईओ अगर कुछ भी उस पर निर्धारित कर देता है, लिख देता है, तो उसे जज साहब बहुत संगीनता से लेते हैं और बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो उसे मानने मिलता है, क्योंकि एक सरकारी अफसर जाके वो चीज इन्वेस्टिगेशन करके अपनी मोहर लगा रहा है। तो ये मोहर कितनी बार गलत भी साबित हुई है। नहीं, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः से असहमति रखता हूँ। ये मैं यहाँ पर आपसे असहमति रखने का कारण क्या है कि जजेस जब चार्जशीट फाइल होती है तो वो अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते हैं और ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस में क्या हो रहा है, मैं बड़े दृढ़ता के साथ, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि थानेदार ही आज की डेट में कोर्ट चला रहा है, जजेस नहीं चला रहे हैं। ये क्या बात बात कर रहे हैं? मैं फिर अपनी बात रिपीट करता हूँ कि थानेदार ही आजकल जो है मजिस्ट्रेट का कोर्ट चलाता है।
आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरी जो बात है, जो मेरा सुझाव या जो मेरी व्यक्तिगत राय है, वो प्रश्न पूछती है और वो कठिन प्रश्न पूछती है, वो समाज से भी पूछती है, जुडिशरी से भी पूछती है। जब चार्जशीट फाइल होती है, आप देखा होगा आपने, चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट मैकेनिकल मैनर में, मैंने कहा आधी से ज़्यादा चार्जशीट ऐसी होती हैं जिनको कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए और जिनका रिजल्ट यदि प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया वो सच भी मान ली जाए, उसके बेसिस पे उनको कन्विक्शन नहीं हो सकता, उसके बाद भी जज उनका कन्विक्शन लेता है। अभी हाल ही के एग्जाम्पल में देखिएगा, जब अरविंद केजरीवाल को बरी किया गया तो एक जज साहब ने क्या कहा कि चार्जशीट जो है पूरी 100 जो पूर्णतः 100% बकवास थी, इन ए वे, ये कहा गया लेमैन की भाषा में बोलूं। मुझे एक बात बताइए, जिस समय आप उनका कॉग्निजेंस ले रहे थे, चार्जेस पर आर्गूमेंट हुए थे, आपकी बुद्धि क्या घास चरने चली गई थी जब आप उस समय कहते ना? आज क्या होता है, आप देखिएगा, एक चार्जशीट फाइल होती है, आप, मैंने कहा जी माथुर साहब इसमें कन्विक्ट है मर्डर के, ट्रायल चलता है, माथुर साहब एक्विट हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, वो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये बात, तो एक बात जो एडमिटेड है, जो सत्यापित है, वो ये है कि माथुर साहब का मर्डर हुआ है। अब उस मर्डर को किसने किया? न्याय व्यवस्था का पहला कारण, वो पहला कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य है कि ये सुनिश्चित करे कि उस जो दोषी है उसको न्याय मिले, और वो जो आदमी जिसका मर्डर हुआ, जिसने किया है, उसको जो है सलाखों के पीछे होना चाहिए। वो गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है, जो बेनिफिट देते हैं डाउट का, उसके बेसिस पे एक्यूज छूट जाता है। ये सारी गलती, केवल और केवल गलती उस न्यायिक अधिकारी की होती है जो प्रथम दृष्टया देखने के बाद भी, आरंभ की स्थिति में भी, चार्जशीट के ऊपर जो है अपना दिमाग नहीं लगाता और उसको जो है मैकेनिकल वे में कमिट कर देता है। मतलब जो आईओ ने लिख दिया आप वो जज मान लेगा। 99% जजेस ये नहीं देखते कि क्या करते हैं, उनका कोर्ट आईओ चला रहा। आप एक मजिस्ट्रेट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं पूरी चुनौती के साथ कहता हूं, जो थानेदार को धमका दिया, थानेदार के खिलाफ कोई एक्शन ले दे। हर चार्जशीट डिफेक्टिव होती है। हमारे पुलिस तंत्र का सबसे बड़ा जो डिफेक्ट है, वो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है। ना उनके पास साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, लकीर के फकीर है। और आप उठा के देख लीजिएगा, मैं बड़े चुनौती के साथ, बड़े से बड़े जो विधि के जो ज्ञाता है, उनको चुनौती देके कहता हूं, आप हर चार्जशीट के बाद भेजिए, मैं उसमें 500 लेख उन्हें निकालूंगा। लेकिन इसके साथ साथ अब जो आपने इलेक्ट्रॉनिक युग की बात करी, इलेक्ट्रॉनिक युग में कई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, जैसे आप वीडियो बनाते हैं किसी की, तो वो कहाँ तक देखिए, सबूत में काउंट होता वो है? बिल्कुल सबूत में काउंट होते हैं, उनके एक प्रक्रिया है। ये बात यहाँ पर मैं फिर A64 की बात कर रहा हूँ, जो भी जिसके है, जरिए एक मैं समझ सीडी या कोई भी एविडेंस को मैं जांचा सेक्शन जाता में है। नहीं, आप बिल्कुल सही सेक्शन बता रहे हैं, पर मैं उन सेक्शनों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं रूट कॉज का, मैं चाहता हूं कि हमेशा जो है सिम्टम पे जाए गए। हम्म। दवाई में तो सॉल्ट बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी दवाइयों के नाम जी हो जी सकते हैं, जी। उसमें नहीं जाना चाहता। ये बात आप बिल्कुल ठीक है, जैसा मैंने आरंभ में भी कहा था, तकनीक ने बहुत जगह ईमानदारी लाई है। आज की डेट में सीसीटीवी से, चाहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की वजह से हो, चाहे वो अपराध करते हुए जो है कृत्य उनका कैद हो, उसकी वजह से बहुत सारे अपराधी जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और वो एफएसएल में जाती है, उनकी सत्य के उस समय केवल एक ही चीज रहती है कि आपके पास जो वीडियो आई है, आपके पास जो फोन, जो सीडी आ रहे हैं, या और कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसकी सत्यता और असत्यता का मुद्दा रहता है। एक बार एफएसएल रिपोर्ट ने कह दिया कि भाई ये सत्य, तो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन हो जाता है। वहां आपसे सहमति रखता हूं। तो तकनीक ने क्राइम कम करने के अंदर भी एक बड़ा अहम रोल अदा किया है, ये भी याद रखिएगा आप। तो हमें क्या है, इसीलिए मैं हमेशा तकनीक पे ज़्यादा जोर देता हूँ कि हमें जितना हम तकनीक फ्रेंडली होंगे, उतना ही हमें क्राइम कम करने के लिए रोल होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मैं किसी का विल बना रहा था, तो मैंने कहा विल में अक्सर क्या होता है कि विल जब हम बनाते हैं तो उसमें जो है डिस्प्यूट करते हैं कि भाई जो प्रोबेट में होते हैं, ऑब्जेक्शन कहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैंने, आप मेडिकल अपना बनाइए, और उसके साथ मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी। तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, कल भी बताएगी कि जिसने विल बनाई है वो ये नहीं कह सकता भाई इनके सिग्नेचर फर्जी थे या ये विल इनकी नहीं है। उसको सत्यापित करने में बड़ी आसानी होती है। तो तकनीक जो है वो आपको आगे, देखिए, तकनीक की एक विशेषता होती है, जब तक तकनीक आपकी गुलाम रहेगी, आपका सेवक रहेगी, आपका पर्पस सर्व करेगी। जहां तकनीक को आपने सिर पे बैठा लिया और अपना मास्टर बना लिया, वो विनाश लाएगी। तो तकनीक को गुलाम बनाए रखिए, अपना सेवक बनाए रखिए, यह आपको न्यायोचित न्याय दिलाएगी। क्या बात है सर, इतने तर्क से आपने इस बात को तो बोल दिया। लेकिन सही में अगर हम बात करें, तर्क और वितर्क जब कभी भी बहस होती है किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो पॉलिटिक्स के ऊपर हो जाए, चाहे वो न्याय व्यवस्था पे हो जाए, लेकिन एक आम आदमी हमेशा पुलिस वालों से बहुत डरता है। और डर इतना होता है कि ट्रैफिक में पता ही नहीं चलता कि पुलिस वाला खड़ा है या ट्रैफिक वाला खड़ा है। यहाँ तो पुलिस वाला भी, दिल्ली में अक्सर जो है हमें देखते हैं कि पुलिस वाला भी आपकी गाड़ी को रोक के आपको चेकिंग करना शुरू कर देता है।
हम्म, चाहे आप 4 पहिए पे जा रहे हैं, चाहे 2 पहिए पे जा रहे हैं, पुलिस वाला अपना काम करता है। तो आम आदमी को आप क्या कहेंगे कि कैसे सजग रहे? क्या फ़र्क है ट्रैफिक पुलिस, पुलिस और हर कोई किसी को भी पुलिस का हक बन गया है कि हाथ रख के रोका और पैसा पूछना शुरू कर दिया। क्या सीन है? कहाँ से आ रहे हो? अच्छा पैसे दो, छुट्टी। देखिए लाइसेंस भी नहीं देखा, छुट्टी। क्यों? देखिए इसका उत्तर एक ही है, ज्ञान। ज्ञान। आपको जब तक आप देखिएगा, एक स्कूटर वाला पीछे अंडे की ट्रे लेके चला, मैं छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। अब वो क्या है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये ये जो मैं स्कूटर चला रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, जो रॉन्ग डूअर होता है वो जस्टिस नहीं मांग सकता। जब मैं खुद ही मेरे मन में चोर है या मैं चोर हूँ, तो मैं माथुर साहब से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। उसी का फायदा, उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम रिश्वत में खत्म होता है। मैंने परिणाम, आप पीछे अंडे की ट्रे लेके चल रहे हैं, आप स्कूटर का कमर्शियल यूज कर रहे हैं। माथुर साहब, मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। क्या आपने देखा होगा, ट्रक्स आते हैं, ज्यादातर पुलिस वाले ट्रकों को पकड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके इसमें क्या है कि हर ट्रक जो है सीमा से अधिक सामान को लेके जाता है, ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड होता है, नो एंट्री के अंदर घुसा होता है, क्योंकि जो कहावत है ना कि वन हु सीक्स रेमेडी शुड कम विद क्लीन हैंड। जिसको न्याय चाहिए वो खुद भी निष्पाप होना चाहिए, तो खुद ही गलती करता है। पर यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, ये ट्रैफिक वाला, इसको क्योंकि हर चीज की अधिकारिता होती है, जैसे मैं अधिवक्ता के रूप में अपने क्लाइंट का ध्यान रख सकता हूँ, इसी तरह से जो ट्रैफिक के पुलिस होते हैं वो ट्रैफिक का ध्यान रखेंगे। आप मीडिया का ध्यान रखेंगे, तो उनको देखना है कि ये ट्रैफिक वाला ही है या कोई और जो है बहरूपिया मुझसे पैसा तो नहीं ले रहा, या वो व्यक्ति तो मुझसे पैसा नहीं ले रहा जिसके कार्य क्षेत्र में नहीं होता। नॉर्मली ये देखा गया है कि हाईवे पर जब पीसीआर वैन वाले होते हैं वो भी रोक लेते हैं। आपको हर आदमी को सजग ज्यादा होना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या, मैं एक बड़े सुझाव देना चाहूंगा अपना। आज हम मीडिया के युग में रह रहे हैं। मीडिया में रिकॉर्डिंग करने की बहुत छोटी-छोटी और बड़ी सस्ते-सस्ते साधन होते हैं। 10-20 एग्जाम्पल आप ऐसे सेट किए जहाँ पर पुलिस वालों की छोटी-छोटी वीडियो बना के आप उस पे सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे डालिए। फिर देखिए कैसे नहीं रुकता है। तो ये 100% रुकेगा, लेकिन अगर हमने कानून का शत प्रतिशत पालन कर रहे हैं, तो आपके अंदर अंदर से निर्भीकता आएगी, और ये निर्भीकता आपको केवल और केवल आपका ज्ञान ला सकता है। क्या सर ने जो आज बताई जेके शर्मा जी ने कि निर्भयता अगर आपके पास है, अगर आप डरते नहीं हैं, तो सजग रूप से छोटी-छोटी फोटोग्राफ्स या छोटी-छोटी वीडियोस बना के आप सोशल मीडिया पे भी डाल के उन सब बातों को उजागर कर सकते हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। डाइविक्स की एंटायर टीम जो आपको पूरे वर्ल्ड में जो आपकी बातें हैं जल्द से जल्द पहुँचाएगी इस पॉडकास्ट के ज़रिए। और उम्मीद करता हूँ ऐसी ही सामान्य प्यारी से ज्ञान वाली बातों के साथ आपसे होगी फिर से मुलाकात। डाइविक्स की इंटायर टीम को कहूंगा कि अब जितने भी हमारे श्रोता हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सजगता की बात है। अगर आप सजग रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। सही है सर, आपसे लेते हैं इजाजत। फिर से होगी मुलाकात। धन्यवाद, बहुत-बहुत तब तक धन्यवाद। के लिए ध्यान रखिएगा अपना।